नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्राइबल एरिया की। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में एक समस्या नहीं, समस्याओं का भरमार पिछले 80 साल में खड़ा कर दिया गया और इतना भरमार खड़ा किया कि हिंदुस्तान को कैसे दारुल इस्लाम बनाना, हिंदुस्तान को कैसे ईसाई स्थान बनाना, ये पहली प्रायोरिटी पर तय किया गया कि आखिर हिंदुस्तान को वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, ऐसा मोहम्मद कहते थे। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा स्थान है जो विश्व की 70% इकोनॉमी मोहम्मद के टाइम पर कैप्चर किए हुआ था। हिंदुस्तान वो देश था जहां संसार का हर व्यक्ति आना चाहता था। संसार का हर एक वो व्यक्ति जो सुविधाएं चाहता था वो हिंदुस्तान को देखना चाहता था। हिंदुस्तान पर्यटन तीर्थाटन स्थल था। हिंदुस्तान केबल एक्सपोर्ट करता था और उसके एवज में सोना और चांदी लेता था। हिंदुस्तान की महिलाएं एक एक 2-2 किलो सोना पूरे शरीर पर लाद कर चलती थी। इसलिए हिंदुस्तान को देखना, हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान में आना, ये सब विश्व के लोगों को हिंदू स्थान पर आने की चाहत रही है। लेकिन जब आज़ादी मिली, जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, आज़ादी मिली, हमको रिवर्ट करना था, 1000 साल पहले जाना था, हम 1000 साल पहले नहीं जा पाए। लेकिन याद रखिएगा, आज की जो सरकारें हैं देश में, वो उस 1000 वर्ष पूर्व की स्थिति पर ले जाना चाहती हैं। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना चाहती हैं। भारत में जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहती हैं। अब हमारे यहाँ जब अंग्रेज आया तो उसने SC, ST और ये तमाम तरह के समुदायों को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया, फिर रिकॉग्नाइज किया, फिर जाति व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया, जाति व्यवस्था को मिसगाइड किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर को जाति से जोड़ दिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर को जाति से जोड़ने के बाद ऐसी व्यवस्था भारत में की कि भारत सदैव के लिए ऊंच नीच में फंस गया। हमारे शास्त्रों में परिवर्तन किया गया, उसमें 6 पग लिखे गए, शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन किए गए और वो सिलेबस में डाले गए। छोटे छोटे बच्चों ने भी वही पढ़ा और उनको लगा कि भारत वाकई में अच्छा देश नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमको वापस करना था तब भी हमने वो सही नहीं किया। अंग्रेजी नीति ही अपनाए रखी। ये ट्रांसफर ऑफ पावर तो हुआ लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हुए, स्वाधीन हो गए लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। अब हम अगर स्वतंत्र नहीं हुए, यानी कि हमने अपना तंत्र विकसित नहीं किया और हमने अपने देश की मूल जो गड़बड़ी की गई थी उसको सही नहीं किया, तो समझ लीजिए कि देश बिगड़ता ही जा रहा है। एक पार्टिकुलर ग्रुप जो SC होता है, जो ST समुदाय से आता है, वो अपने आप को नॉन हिंदू कहने लगा है। मैं हिंदू नहीं हूं, क्योंकि जब तक ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं तब तक मुसलमान कैसे बनेगा, तब तक ईसाई कैसे बनेगा। नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं आप देख ही रहे हैं, मणिपुर वगैरह में। आप ये छत्तीसगढ़ की, झारखंड की समस्याएं देख ही रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, वहां बोर्ड लगा दिए गए हैं, पादरीज आर नॉट अलाउड। लेकिन झारखंड अपने स्तर से कहीं भटक गया है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में बड़ी संख्या में ये सब कुछ हो चुका है। अब कन्वर्जन एक बड़ी समस्या भारत की है, लेकिन उस पर काम कौन करेगा, क्योंकि रिजर्वेशन SC ST का है और कन्वर्ट होकर भी SC बने रहेंगे, कन्वर्ट होकर भी ST बने रहेंगे, कन्वर्ट होकर भी रिजर्वेशन का लाभ लेते रहेंगे। ये एक द्वंद्व भारत में चल रहा है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए इस द्वंद्व को समाप्त करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस तो नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी तो नहीं करेगी, लेफ्ट विंगें तो नहीं करेंगी, केजरीवाल तो नहीं करेंगे। मतलब देश में ऐसी भाजपा को छोड़कर ऐसी कौन सी पार्टी है, कोई एक सिंगल पार्टी बताइए जो इन समस्याओं से निजात। हो सकता है उनमें आदमी अच्छे खराब हो सकता है उनसे गलतियां होती हो सकता है कि वो एरोगेंट हो गए हो सकता है वो स्पीड के चलते नीचे नहीं देख पा रहे हों। लेकिन सच ये जो कोर इश्यूज हैं उन इश्यूज पर तो काम करेंगे। आपको याद होगा SC का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें अभी ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने भी एक जजमेंट दिया। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 2004 का मामला पेंडिंग है, जिसमें बेंच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बना दी है। सवाल यह था कि कोई भी शेड्यूल कास्ट क्या रिलीजन के आधार पर होगा। शेड्यूल कास्ट का मतलब कोई जाति नहीं होती। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है कि एक शेड्यूल कास्ट कमीशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए लोग, उनके पास संसाधन, उनके पास व्यवस्था, उसके तहत और उनको अपॉर्चुनिटी के तहत शेड्यूल कास्ट रखा गया। और ऐसे ही ट्राइबल एरिया के लोगों को शेड्यूल ट्राइब कहा गया। तो क्या जाति अब धर्म की मोहताज है?
जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल जब ऑर्डर किया गया था SC ST का यानी कि रिजर्वेशन का, तब उस ऑर्डर में तो यह कहा गया था कि सिख, बौद्ध और हिंदू यानी कि हिंदुओं के, सिख, बौद्ध, इनके जो SC वर्ग हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पहले किया गया था और यही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आज भी चल रहा है। लेकिन लोगों ने चैलेंज किया क्योंकि कन्वर्जन देश में बड़ी तेजी से करवाया गया। पहले हीन भावना पैदा करवाई गई, फिर कन्वर्जन करवाया गया। कन्वर्जन करवाने के बाद अब वो लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहते नहीं रिजर्वेशन का भी लाभ होना चाहिए। मैं ईसाई हो गया तो क्या हुआ, मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। मैं मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। द्वंद्व यह है कि अगर रिजर्वेशन का लाभ ईसाई और मुसलमानों को दिया जाता है तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ही वो घुसेंगे, क्योंकि बंगाल का विषय हमने देखा था। बंगाल के विषय में 77 जातियों को OBC का रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें 75 मुसलमान थे। ममता बनर्जी ने दिया, बाद में उसको डिसमिस करना पड़ा और अभी बंगाल ने 17% OBC से नीचे करके 7% OBC कर दिया है और अब वो रिव्यू कर रहे हैं, मुसलमानों को बाहर कर दिया है, जबकि 75 जातियां मुसलमानों की थी। ऐसा ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक में भी हुआ। जहां जहां नॉन BJP सरकारें थी वहां ये सब चल रहा था कि भाई OBC, SC ST मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं। कोर्ट में मामले चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सुनवाई करती उससे पहले केंद्र सरकार ने ऑनरेबल जस्टिस KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन, 3 सदस्यीय कमीशन बना दिया और कहा कि आप फैक्ट फाइंडिंग करिए इस पर कानून की दृष्टि से। चूंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे और SC समुदाय से ही आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन के लाभ कन्वर्जन के बाद इस विषय पर पूरी तफ्तीश करनी, उनको अपनी रिपोर्ट लगानी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा हमने KG बालाकृष्णन साहब की एक कमेटी बना दी है, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब इसकी सुनवाई की जाए तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बात मानी और मामला आगे बढ़ गया। अब सवाल एक और नया बड़ा भारी फंस गया, वो ये है कि शेड्यूल ट्राइब एरिया में अगर आप शेड्यूल 5 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया में प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी केवल शेड्यूल ट्राइब ही खरीद सकता, शेड्यूल ट्राइब की कोई प्रॉपर्टी दूसरा नहीं खरीद सकता। ट्राइबल एरिया के अंदर चुनाव भी वही लड़ेंगे और वहां के सारे व्यवस्था भी उनकी होंगी। लेकिन एक पार्टिकुलर समुदाय ने, जिसको दारुल इस्लाम भारत को देखना पसंद है, उसने इसका एक काट निकाला और काट ये निकाला कि मुसलमान ट्राइबल एरिया में जाए, पंचर की दुकान खोले और फिर ट्राइबल महिलाओं के साथ दोस्ती करे और फिर उनसे निकाह कर ले। पैसा विदेशी फंडिंग, FCRA की जो फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग से वो अपनी पत्नी के नाम, जो कि इस्लाम स्वीकार कर चुकी है, अपनी पत्नी के नाम संपत्ति खरीद ले और धीरे धीरे करके ट्राइबल एरिया में बस जाए। अब उसके जो बच्चे होंगे वो तो ऑटोमेटिकली ट्राइबल कहलाएंगे, भले ही वो मुसलमान हो लेकिन ट्राइबल कहलाएंगे। 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही जजमेंट दिया था कि जो बच्चे होंगे, अगर ट्राइबल महिला या ट्राइबल पुरुष के बच्चे हैं तो वो ट्राइबल ही माने जाएंगे, उनके रिलीजन का कोई आधार नहीं है, यानी कि रिलीजन नहीं देखना है और वो बच्चे ट्राइबल ही माने जाएंगे। अगर महिला ट्राइबल है और पहले से वो 5th शेड्यूल की पार्ट है, 6th शेड्यूल की पार्ट है और महिला ट्राइबल है, तो उसके पति से लेना देना नहीं है, महिला का बच्चा ट्राइबल कहलाएगा। ट्राइबल कहलाएगा मतलब वो मुसलमान तो हो गया, मुसलमान से पैदा हुआ तो मुसलमान तो हो गया, उसने मस्जिदें बना ली, वहां इबादत करना शुरू कर दिया, या ईसाई से पैदा हुआ, ईसाई तो हो गया, उसने इबादत करनी शुरू कर दी। ईसाई समुदाय की सारी मिशनरी, मदर टेरेसा से लेकर ये जो कन्वर्सन का खेल खेलने के लिए ही भारत आए थे, आई थी, या भारत में उन्होंने एक नया वर्ग तैयार किया था, वो ट्राइबल एरिया में लग गए, क्योंकि ट्राइबल एरिया में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अलावा भी पहले ट्राइब मतलब उस पार्टिकुलर शेड्यूल एरिया में जन्मा, पुश्तैनी जन्मा व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया और क्रिश्चियन बनाते बनाते उसको ट्राइब भी बना रहने दिया। अभी वो क्या है, अपना नाम वही लगता है, अगर उसका नाम मनोज है तो वो मनोज नाम लिखता है, साइमन सुइमन लगाकर कुछ काम चलाता है, थॉमस लगा लेता है, कुछ और जिसने करवाया उस डायसिस का नाम लिखा लेता है, लेकिन वो ट्राइबल ही बना रहता है। झारखंड, वो झारखंड की समस्या हमने देख ली। वो अभी महाराष्ट्र, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा?
इसके सलूशन को निकालना भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को हो, बाकी को तो ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पीछे जो गालियां देते हैं, खासतौर से लोग जिसको गाली देते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कम देते हैं, वो गालियां या वो प्रतिद्वंदी के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार नहीं चलाता, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को वॉच करता है, उसकी स्कैनिंग करता है और कहां गड़बड़ है, उसका रूट कॉज क्या है। जैसे आयुर्वेद की दवा रूट कॉज पर काम करती है, एलोपैथिक सीधा इंजेक्शन लगाती है। भले ही लोगों को एलोपैथिक पसंद हो, लेकिन एलोपैथिक का इलाज करने वाला व्यक्ति अगर 70 साल जिएगा तो आयुर्वेद से इलाज करने वाला 90 साल जीता है, क्योंकि आयुर्वेद रूट कॉज पर काम करता है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रूट पर काम करता है कि आखिर इस समस्या की जड़ कहां है और उस जड़ को कैसे समाप्त करना है। अब हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनजाति सुरक्षा मंच नाम का एक मंच बनाया। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई मंचों के माध्यम से काम करता है, कई छोटे छोटे संगठनों के नाम के माध्यम से काम करता है। केवल उसकी ओरिजिनल फिलॉसफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है, एक विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होता है कि आखिर मुसलमानों में कैसे राष्ट्रभाव पैदा किया जाएगा, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया। आदिवासियों में कैसे काम, वनवासियों में कैसे काम किया जाए, तो जनजाति सुरक्षा मंच बनाया। जनजाति सुरक्षा मंच का आह्वान था कि इन लोगों को डीलिस्ट किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार को आर्टिकल 342 में यह पावर है कि वो डीलिस्ट कर सकती है। अब केंद्र सरकार डीलिस्ट कर सकती है, मतलब एसटी समुदाय कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये डीलिस्टिंग करने का और लिस्टिंग करने का काम केंद्र का है। ये जो मणिपुर में आप देख रहे थे कि मैती और कुकी, वो यही था कि मैती भी ट्राइबल एरिया में रहते हैं, लेकिन पहले से कुकियों को ट्राइबल घोषित कर रखा है, जबकि कुकियों के पास 90%, 10% कुकी के पास 90% संपदा है और 90% मैतियों के पास 10% संपदा है। लेकिन चूंकि उनको एसटी घोषित कर रखा था, तो हाई कोर्ट ने कहा इनको भी एसटी घोषित किया जाए, क्या बुराई है। मणिपुर तो वैसे ही ट्राइबल एरिया पूरा है, अगर मैतियों को भी ट्राइबल कर दिया जाए तो क्या है। मैतियों के अगेंस्ट कुकी उतर आया, मैतियों को मारना शुरू कर दिया उसने। कुल मिलाकर ये मैं जो कहना चाहता हूं, कोई भी एससी या एसटी परमानेंट नहीं होता, वो उसकी जाति परमानेंट हो सकती है, वो उसको बिलोंग करता है, लेकिन एसटी कौन होगा ये एसटी कमीशन तय करता है, और एससी कौन होगा ये एससी कमीशन तय करता है, ओबीसी कौन होगा ये ओबीसी कमीशन तय करता है। आपको याद होगा कि जाटों ने हरियाणा में 2014 में आंदोलन किया था, 2014-15 में, और आंदोलन करके नॉन जाटों की दुकानें जला दी थी, घर जला दिए थे। और ये आंदोलन में उन्होंने ये कहा था कि हमारी संपत्ति जा रही है, क्योंकि हरियाणा में डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनसेशन तो मिला लेकिन खा पी के बराबर कर दिया। वो कहते हैं वो तो भैंस की पूंछ के बराबर मिला था। अब हमें आरक्षण चाहिए, और उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने आरक्षण दे भी दिया था। ये मनमोहन सिंह सरकार को भी मालूम होगा कि आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सरकार के हाथ में आरक्षण देना नहीं होता है। ये कमीशन तय करेगा कि उनके फॉर्मूले के अनुसार कौन कौन सी जातियां उसमें आती हैं, उनके पास संपत्ति क्या है, उनका स्टेटस क्या है, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है। इस स्टेटस में ही उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा जाटों को रिजर्वेशन दिया गया था, वो कैंसिल कर दिया था, और ये कहा था प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ओबीसी कमीशन ने रिकमेंडेशन नहीं की। सरकार सीधा नहीं कर सकती। कुल मिलाकर ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन ये तय करते हैं कि मेरे फॉर्मूले के अनुसार आज की तारीख में कौन पिछड़ा है। जो पिछड़ा है वो रहेगा, और जो उस फॉर्मूले में नहीं आता वो एससी नहीं रहेगा, वो एसटी नहीं रहेगा, वो ओबीसी नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह सरकार के दौरान ये विषय आते रहे हैं कि मायावती ने 4 जातियां अपने में से निकालकर ओबीसी में डाल देती थी, और मुलायम सिंह आते थे तो वो उनमें से 10 जातियां उठाकर उसमें डाल देते थे, एसटी में डाल देते थे, एससी में डाल देते थे। क्यों? एससी में ज्यादा जातियां हो जाएंगी तो रिजर्वेशन का लोड उधर पड़ जाएगा, और ओबीसी में ज्यादा जातियां हो जाएंगी तो रिजर्वेशन का लोड इधर पड़ जाएगा। इसलिए ये जो खेल है वो लंबा है, लेकिन केंद्र सरकार के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो इसको सही कर सकता है रिकमेंडेशन को मानकर। लेकिन
एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन के द्वारा ही तय होगा। ये बात ठीक है, लेकिन एसटी का जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन कैसे होगा? सुरक्षा मंच, जनजातीय सुरक्षा मंच लगातार लंबे समय से आह्वान कर रहा है कि जो लोग हिंदू नहीं रहे उनको एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको उससे बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी हिंदुओं में हो सकते हैं, थ्योरेटिकली ईसाइयों में और मुसलमानों में नहीं होते। ईसाई ईसाई होता है, मुसलमान मुसलमान होता है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी नहीं होते। अब ये जो बड़ा खेल है कन्वर्जन का, तो एसटी का चूंकि अभी तक का फॉर्मूला यह है कि वो रिलीजन से कनेक्ट नहीं होता, एसटी हमेशा एसटी रहता है, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी पहल की। महाराष्ट्र सरकार ने एक 27 सदस्यीय कमीशन बनाया, 27 मेंबर कमीशन। आप सोचो कि 27 सदस्यीय कमीशन का मतलब यह है कि वो केजी बालाकृष्णन साहब का जो 3 सदस्यीय कमीशन एससी को लेकर है, राज्य में उससे बहुत बड़ा कमीशन। और मामला क्या है? धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आरक्षण और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। 27 सदस्यीय कमीशन में इसके अध्यक्ष आदिवासी विकास, वनवासी विकास मंत्री अशोक उड़के को रखा गया है। बाकी के और सदस्य हैं जो अब यह पता करेंगे कि एसटी जो कन्वर्ट हो गए हैं उनका सिस्टम क्या है। पहले तो इस कमीशन को आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उसको रिकमेंड करना है तो आंकड़े तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। उन आंकड़ों में पहले यह पता करना पड़ेगा कि इनमें से जो एसटी क्लेम किए हुए, इनमें ईसाई कितने हो गए, इसमें मुसलमान कितने हो गए, इसमें ईसाई या मुसलमानों ने विवाह करके कितना खेल खेल लिया ताकि वो आदिवासी क्षेत्रों को कब्जा कर सकें। वैसे मैं आपको बताऊं कि वनवासी क्षेत्र में आपको जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन किया होगा या थोड़ा बहुत भी जानकारी होगी, वो अरण्यक पढ़े होंगे। उन्होंने वेदों को जब विभाजित करते हैं तो उसका एक हिस्सा अरण्यक कहलाता है। अरण्यक का मतलब है वन में वास करने वाले वैज्ञानिक, जो लिखते हैं, जो समझते हैं और जो वहां रिसर्चें करते हैं, वो अरण्यक कहलाते हैं। यानी कि रिसर्च का लेवल बिल्कुल हाई होता है अरण्यकों में। जब ये व्यवस्था मुसलमानों ने तोड़ी और गुरुकुलों को खत्म किया, ईसाइयों ने गुरुकुलों को सिस्टमेटिक खत्म किया, तो ये खाना बदोश की जिंदगी जीने लगे। वो आज की तारीख में शेड्यूल ट्राइब हैं। यानी कि भारतवर्ष का जो सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति, रिसर्चर था, वो जंगलों में फंस गया, उसकी लेबोरेटरी बंद हो गई, उसको अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर जंगलों में छुपना पड़ा, वो एसटी कहलाया। पर आज की तारीख में उनको हमने प्रोटेक्ट किया एसटी एरिया में। हालांकि उसका ग्राउंड कोई ये बता सकता है पिछड़ा है, ऐसा है। मैं कहता हूं वो सबसे ज्यादा होशियार लोग भारत के हैं, लेकिन उनको सुख सुविधाएं या उनको रिसर्च की सुविधाएं, इसलिए आज भी वैज्ञानिक शोध ज्यादातर वहीं पर होते हैं। वो खास तौर से आयुर्वेद के शोध उनके पास होते हैं। वो डे टू डे जीवन में आयुर्वेद को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी रिसर्चें लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वैज्ञानिक हैं, वो रिसर्चर हैं बेसिकली। भले ही वो 1000 साल से भाग रहे हो, लेकिन बेसिकली रिसर्चर है। तो जो उनकी जीवन शैली हो चुकी थी वो आज भी उनके पास है। पर मुस्लिम समुदाय एंट्री मारकर उसको भी खत्म करना चाहता है। ईसाई समुदाय एंट्री मारकर ईसाईयत में कन्वर्ट करवाकर उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है उनको भी खत्म करना चाहता है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने एससी पर बिठाया, तो महाराष्ट्र सरकार ने पहला एक्सपेरिमेंटल, बीजेपी शासित प्रदेशों में पहला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने के लिए और रिकमेंडेशन करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए 27 सदस्यीय कमीशन बनाया है, जिसका काम सिर्फ इतना है कि वो ये पता करे कि कितने % लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और उनकी सुख सुविधाओं का क्या स्तर है, और कितने लोग बाहर से विवाह करके अपने आप को नकली फर्जी एससी घोषित कर चुके हैं। मैं समझता हूं जनजाति सुरक्षा मंच जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर चलता है, या फिर वनवासी कल्याण आश्रम जो इन विचारों पर चलता है, वो डीलिस्टिंग के लिए लगातार कहता आया। उसके लिए प्रक्रिया पहली बार भारत में शुरू हुई। कमीशन बनेगा। ऐसे अगर आप कर देंगे, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम 77 में से 75 मुसलमानों को रिजर्वेशन देते, शायद वो चुनावी स्टंट रहा होगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था इसकी रिसर्च है क्या आपके पास, इसका कोई बेस है आपके पास क्या, इसका डेटा है कोई, कुछ नहीं था। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इसको दोबारा करेंगे, हम नॉट प्रेस करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था हम इस रिजर्वेशन को नहीं मानते। वैसे ही केंद्र की सरकार अगर डीलिस्ट करना चाहती है या राज्य सरकार डीलिस्ट करना चाहती है तो ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पहले एक रिसर्च पेपर तैयार करे, वो इस पर पहले एक इन्वेस्टिगेशन करे, एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को फिर वो प्रस्तुत करे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने यह बिठाया जरूर है, महाराष्ट्र सरकार के पास पावर नहीं है कि वो एसटी को एसटी दर्जे से बाहर कर सके इस रिपोर्ट के आधार पर, परंतु वो केंद्र सरकार के पास जा सकती है और केंद्र सरकार अगर कई राज्यों की ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो केंद्र सरकार इनमें अमूल चूल परिवर्तन कर सकती है, इन लोगों को डीलिस्ट करके जनजाति बिरादरी से बाहर कर सकती है। इनको मुसलमान या ईसाई एक अलग बिरादरी रखिए जो रिजर्वेशन का कोई अधिकार नहीं रखता और ना ही ट्राइबल एरिया के सिक्योरमेंट की या वहां पर बंदोबस्त की कोई व्यवस्था कोई राइट रखता है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की यह पहल या कानूनी रूप से इन विषयों पर आगे बढ़ना हमारे देश के लिए आवश्यक ही नहीं, बहुत आवश्यक है। जो करने की व्यवस्था है, करने का प्रोसीजर है, वो सरकार ने करना शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को सैल्यूट करना चाहिए। और आपका क्या विचार है इन विषयों पर? आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास कुछ इनपुट्स हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।